हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिवीजन ऑफ ईएमटी और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, चाहे वो गेट नेट पार्क जस्टिफाई के स्टूडेंट हों, जेम के हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, और इवन दो जो सब्जेक्ट में चाहते हैं थोड़ा अप्लाइड कंसेप्ट सीखने, उनके लिए भी निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और छोटे छोटे कंसेप्ट, और जिन पर क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन पोर्शंस को मैं इसमें डील कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें प्रॉब्लम ली है वो है हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर वी की, उसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डेल स्क्वायर वी की वैल्यू होती है 1/r डेल ओवर डेल आर, और ब्रैकेट में टर्म होती है r डेल वी अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सदा याद रखें लाप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म, और ऑलवेज इसके साथ साथ सिलेंड्रिकल के साथ साथ स्फेरिकल में भी याद रखें, क्योंकि दोनों पे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये। तो इसमें क्या है कि अगर इसका सॉल्यूशन हमसे पूछता है कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें जो लाप्लास इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, अगर इतने वाला पोर्शन है, अगर ये टर्म दोनों जीरो हैं तो इतना सॉल्यूशन होगा केवल a0 प्लस b0 log r। अगर केवल इतना देता है कि 1/r डेल ओवर डेल r और ब्रैकेट में लेता है r डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू 0 है, तो उसका सॉल्यूशन होगा a0 प्लस b0 log r। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये टर्म दोनों जीरो हैं, v फंक्शन थीटा और z का नहीं है, तो इस पूरी टर्म को जीरो के इक्वल रखें। तो डेल ओवर डेल r डेल v अपॉन डेल r जो होगा वो हमारा हो जाएगा उस केस के अंदर 0। तो फिर हमारा r डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और डेल वी अपॉन डेल आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी b0। उसके बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी वी आर की b0 log r प्लस a0, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। उसके बाद अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं केवल इतना है, ये वाला पोर्शन 0 है, मीन्स वी फंक्शन केवल r और थीटा का है, तो सॉल्यूशन होगा a0 प्लस b0 log r प्लस समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी an r की पावर n प्लस bn r की पावर माइनस n, और ब्रैकेट में है ये कोसेन थीटा प्लस cn r की पावर n प्लस dn r की पावर माइनस n, ब्रैकेट में है ये साइन n थीटा। तो ये दोनों जो पोर्शन है वो सॉल्यूशन के पार्ट याद रखें। जैसे सपोज किया पूछता सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो हमारी लाप्लास इक्वेशन है, अगर उसका सॉल्यूशन हमें केवल r की टर्म्स में बताना है तो कितना बताएं, केवल इतना बताना है। अगर r थीटा में पूछता है तो ये पूरा सॉल्यूशन बताना है। इस पर एक दो अप्लाइड क्वेश्चंस भी कर लें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा ये एक्सप्रेशंस है, अगर यही क्वेश्चन सिलेंड्रिकल की बजाय स्फेरिकल में आता है, और वहाँ से क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ किस तरीका के आए हैं, इस पर मुझे उम्मीद है कि फिर से क्वेश्चंस रिपीट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि इसके लिए आप कैसे तैयार रहें। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमसे पूछता है कि वी फंक्शन r थीटा का है, या मैं छोटा सा ब्रीफ में बता ही देता हूँ आपको। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पूछता है वी फंक्शन r थीटा का सॉल्यूशन बताएं, तो वी r थीटा का सॉल्यूशन जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है हमारा al r की पावर l प्लस bl अपॉन r की पावर l प्लस 1, और साथ साथ जो टर्म्स होती है वो होती है pl cos थीटा। इस तरीका से इसका सॉल्यूशन आता है। pl cos थीटा में जो pl है इसको x ले लेते हैं cos थीटा को। plx जो होता है वो हमारा लीजेंडर पोलिनोमियल होता है, ये भी याद रखें। और लीजेंडर पोलिनोमियल में कुछ वैल्यूज भी याद रखें, जैसे p1x की वैल्यू x होती है, p2x की वैल्यू हाफ ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 1 होती है। उसी तरीका से p3x p4x तक जाएं। ऐसे इस पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इस तरीका से क्वेश्चन इस पर देखा गया है कि यहाँ पर कई बार क्या कहता है cos थीटा लिख देता है pl cos थीटा की जगह, और फिर पूछता है कि इसका रेडियल सॉल्यूशन बताओ पार्ट कैसा होगा। मीन्स उस फॉर्म में हम जो सॉल्यूशन है रेडियल पार्ट में वो क्या लिखेंगे। तो याद रखें उसमें सॉल्यूशन जो हो जाएगा हमारा, जब एल की वैल्यू को 1 लेंगे तो p1 cos थीटा हो जाएगा, तब ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा a1r प्लस b1 अपॉन r स्क्वायर, इस फॉर्म में होगा, ये हमारा रेडियल पार्ट होगा। अब इसका जस्ट रिवर्स भी पूछ लेता है कई बार कि ये सॉल्यूशन दे देगा a1r प्लस b1 अपॉन r स्क्वायर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और कहेगा थीटा पार्ट क्या होगा, तब वहाँ पे हम cos थीटा आंसर मार्क करें। उसके अलावा इसमें आगे भी तैयार रहें। कई बार क्या कर सकता है, यहाँ पे दे देगा हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
इस तरीका से पार्ट दे देगा ये इस वाले का P2 cos थीटा का। फिर यहाँ पे पूछ लेगा कि रेडियल पार्ट सॉल्यूशन बताएं। तो जितना ये तो आ चुका है, इसके लिए आगे तैयार रहें तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो अगर इस तरीका का आता है तो फिर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें देखेंगे हम कि एल की वैल्यू को जब 2 ले लेंगे तब ये सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि P2 cos थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें रख दें, यहाँ जो वैल्यू आएगी A2 उसको बोल दें, L की जगह पर 2 ले लें, A2 और R यहाँ पे जो वैल्यू है R² हो जाएगी प्लस B2 अपॉन, और यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये हमारा R³ हो जाएगा। तो इस तरीका का सॉल्यूशन आएगा। अब इसमें 2 तरीका के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वो कहेगा कि रेडियल पार्ट में 3 cos² थीटा -1 हमें ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स लिख देगा उसके अंदर, और कहेगा कि रेडियल पार्ट सॉल्यूशन बताएं क्या होगा। तो इस तरीका का आंसर मार्क करें। A2 B2 यहाँ कॉन्स्टेंट है, A2 B2 को कुछ और भी कॉन्स्टेंट C और D या कुछ और से भी दिखा सकता है। तो एक पोर्शन में R² आएगा और एक में 1/R³ आएगा, इस टाइप से। और इसका रिवर्स पूछता है कि अगर रेडियल पार्ट सॉल्यूशन R² और 1/R³ फॉर्म में कॉन्स्टेंटों के साथ में, तो जो हमारा थीटा पार्ट है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3 cos² थीटा -1 जो है वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इस पर आते हैं, इस पर काफ़ी अप्लाइड प्रॉब्लम भी करके जाएं, लगातार क्वेश्चन आते हैं, इस पर बाउंड्री कंडीशंस पे अप्लाई करने पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको थोड़ा तैयार रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से कहूँगा जो लगातार पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही बार आता है, इसमें कंडक्टिंग सिलेंडर इन यूनिफॉर्म फील्ड में पूछता है। तो याद रखें कि जो हमने सिलेंडर कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन लिया था उसको हेल्प से जब हम कंडक्टिंग सिलेंडर में जाते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, तो अगर जो सिलेंडर है अगर उसकी रेडियस A लें तो R बराबर A के ऊपर V 0 रहता है, और R जब रेडियस के मुकाबले बड़ा होता है तो V की वैल्यू -E0 R cos थीटा होती है, और VR थीटा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है -E0 R प्लस E0 A² अपॉन R cos थीटा। तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर VR थीटा है, -E0 R cos थीटा तो जो हमारा पोटेंशियल है जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी वजह से होगा, और जो ये E0 A² अपॉन R cos थीटा है वो जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वजह से, जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड है और या हम कहें कि जो इंड्यूज चार्ज होगा उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी वैल्यू E0 A² अपॉन R ये पूरी टर्म इंटू cos थीटा होगी। तो ये याद रखें। उसके बाद ER अगर हमसे पूछता है रेडियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, तो -del V अपॉन del R ले लें, और E थीटा की जो वैल्यू है वो -1/R del V अपॉन del थीटा ले लें, और E अगर पूछता है तो √ER² प्लस E थीटा² ले लें। तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि E जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, -del V आउट अपॉन del R और R बराबर R पे जाएं, इस फॉर्मूले को यूज करें तो सिग्मा की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट E0 cos थीटा आती है। इस पे क्वेश्चंस की पूरी उम्मीद रहती है, कई बार आ भी चुका है, फिर फर्दर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादातर कंडक्टिंग स्फीयर इन यूनिफॉर्म फील्ड आता है, तो याद रखें कि उसी फॉर्म में जो हमारा V लिखा था यहाँ पे केवल और केवल हमें क्या करना होगा कि जो पावर हैं उनको देखना है कि जो हमारी पावर हैं, यहाँ जो पावर थी A²/R होगी, यहाँ A² अपॉन R³ होगी, केवल इतना फर्क पड़ेगा जब हम कंडक्टिंग स्फीयर में जाएंगे। और सिग्मा जो है जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट E0 cos थीटा होगी, यहाँ 3 सिग्मा नॉट E0 cos थीटा होगी। इस पर लगातार क्वेश्चंस गेट में कई बार देखा गया है। इसमें एक बार तो ये फॉर्मूला सीधा ही पूछा गया था, और एक बार क्या किया था, थीटा की वैल्यू दे रखी थी 30 डिग्री और सिग्मा पूछा था। तो 2-3 बार तो क्वेश्चन इस पर आ ही चुका है ऑलरेडी। इस पर VR थीटा भी याद रखें, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लें। इसके अलावा इस पर डायपोल मोमेंट भी कैलकुलेट करना सीखें, P की वैल्यू क्या होगी। तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो होगा उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशंस तक निकलें और फिर उसके बाद में इसे कंपेरिजन करके सॉल्व कर लें। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस को देखा जाता है लगातार इस वाले पोर्शन से। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ जो क्वेश्चंस और जो मिलकर आते हैं, यहाँ जो वैल्यू है, जैसे ये हमारी वैल्यू है A²/R है, तो यहाँ देखें कि ये जो वैल्यू है यहाँ, इसको वैल्यू को जो एक पावर यहाँ पे बढ़ा दें, यहाँ जो पावर है उसको एक पावर ही ऊपर रखना है हमें, इसके मुकाबले R है यहाँ तो 1/R² लें। साथ साथ क्या होगा कि जो जब हमारी है डायमेंशनली हमें देखना है, तो यहाँ जो डायमेंशंस है वो हमारी एक डायमेंशंस जो है वो यहाँ ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशंस को चेक करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ -E0 R प्लस E0 A³ अपॉन R², क्योंकि अब देखें A²/R की डायमेंशन और A³/R² की डायमेंशन ये रेडियस की डायमेंशन के इक्वल आ रही है, तो ये हमारा अब अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखें। P कैलकुलेट करने के लिए A जो है यहाँ पे रेडियस है कंडक्टिंग स्फीयर की, और
v की वैल्यू को जो कैलकुलेट करें, डायपोल मोमेंट यहाँ कई बार पूछता है, तो 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर से इसकी कंपैरिजन कर लें। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछता है, और p जो हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा वो हमारा p ऑब्टेन हो जाएगा 4πε0 E0 और a क्यूब, इस तरीक़ा से ये आएगा। और p बराबर अल्फा ई से यहाँ जो डायपोल मोमेंट होता है वो पोलराइजेबिलिटी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू आएगी 4πε0 a क्यूब। तो अल्फा भी पूछ सकता है, तो अल्फा यहाँ 4πε0 a क्यूब होगा। डायपोल मोमेंट पूछता है इसी केस में, तो वो 4πε0 E0 a क्यूब होगा। E0 जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है। v पूछता है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो -E0r प्लस E0 a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और ब्रैकेट में cos थीटा होगा। अगर सिग्मा पूछता है तो 3ε0 E0 cos थीटा होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले ऑलवेज याद रखें, दोनों महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं और पहले भी आते रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू को जैसे कहेगा कि थीटा हमारा 45 है, और इन द केस ऑफ कंडक्टिंग सिलेंडर सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले को यूज करें। अगर वो सिलेंडर की बजाय स्पेयर दे रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करें। पी पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करें। तो ये इंपॉर्टेंट थे। अल्फा पूछता है पोलराइजेबिलिटी, तो 4πε0 a क्यू यूज करें। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। साथ साथ ये याद रखें कि इन पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी करके चलें, क्या क्या वैल्यू दे सकता है। जैसे हमसे सिग्मा हमें सपोज किया दे देता है, जैसे क्वेश्चंस में अब तक क्या आया, थीटा देता है और सिग्मा पूछता है। अब इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है, सिग्मा हमें बता देगा कि सिग्मा की वैल्यू इतनी है और कहेगा थीटा की वैल्यू बताइए। तो हमें फिर यही करना होगा कि जो हमें सिग्मा दे रखा है उसमें इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेंगे, अगर सिलेंडर के केस में, और अगर स्पेयर के लिए तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैंने कहूँगा जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। ये वो पोर्सन था जहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, ये वाला पोर्सन वो है जहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये वही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। एक हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिस पे मैंने रेगुलर क्वेश्चन देखा है वो है कि वेक्टर पोटेंशियल देता है और बी पूछता है। सभी कंपटीशंस में ये क्वेश्चन पूछा गया और गेट में तो बहुत ही बार पूछा जाता है। बी बराबर कर ले की एक वो बना ले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ए एक्स ए वाई और ए जेड, और ये बी का फॉर्मूला होगा क्योंकि बी बराबर कर ले है। यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड देता है और पूछता है कि एक पर्टिकुलर बी बता देता है कि ये बी जनरेट हो रहा है, आप बताएं कि हम वेक्टर पोटेंशियल क्या लें। तो हमें करना यही होगा कि ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दिए होंगे 4 विकल्प, उनमें पुट करके देख लें कि उससे बी जो है वो किससे अप्रोप्रिएट बन के आ रहा है। लगातार क्वेश्चंस मैंने देखा गेट के, अगर आप पेपर पीछे के सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो इस पे क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है ये पूछा जाने वाला। उसके साथ साथ ये याद रखें कि बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि हमसे उल्टा भी पूछ सकता है, कहेगा कि बी इतना जनरेट हो रहा है, ए बताइए, या ए देता है बी पूछ लेता है। तो दोनों तरीका से क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। मेरा सजेशन साथ साथ ये है कि कल के फॉर्मूले स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल में भी तैयार रखें, आगे क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म में याद कर लें क्योंकि कार्टेशियन में तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको तैयार रहना है स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कल के फॉर्मूले, क्योंकि अब पूछ सकता है क्योंकि कार्टेशियन पे बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। तो या तो कार्टेशियन पे पूछेगा या आगे पोलर स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल में पूछे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, कल को फॉर्मूला रिमेंबर रखें। उसके साथ साथ ई बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस डेल अपॉन डेल टी पे लगातार क्वेश्चन पूछता है। फाई जो है ये हमारा कहलाता है स्केलर पोटेंशियल, ए कहलाता है वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ई पूछता है तो फाई और ए हमें देता है, तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज कर लें, हमें आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कई बार इसकी वैल्यू को 0 दे देता है तो ई की वैल्यू को माइनस डेल अपॉन डेल टी यूज करें। उसके साथ साथ ये भी याद रखें ए को 0 कर सकता है, मतलब इसको फाई को 0 कर सकता है, और उसके बाद में पूछ लेगा कि हम बताएं कि अगर ये 0 है तो हमें ए पूछ सकता है ई दे के, तो डी टी को इधर लाएं, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें, माइनस साइन ले लें इधर की तरफ और सॉल्व कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं इन दोनों फॉर्मूलों पे। दोनों को तैयार करके रखें, दोनों को रिमेंबर रखें और इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस करके रखें, आपको फायदा मिलेगा निश्चित तौर से। एक जो फॉर्मूला में यहाँ लिखा है इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहता है, E0 अपॉन E0 R अपॉन E0 I बराबर N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है फॉर्मूला इसका। E0 R जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव है, उसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड है। E0 I जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर का इंसिडेंट जो एम्पलीट्यूड है। N1 फर्स्ट माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 जो है वो सेकंड माध्यम का। E0 T अपॉन E0 I इजकल टू होता है 2N1 अपॉन N1 प्लस N2।
N1 फर्स्ट माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 सेकंड माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, E0T जो होगा वो होगा हमारा जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड, और E0I फिर इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, N1 देता है, N2 देता है और E0I दे देता है, E0R पूछ लेता है। ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है। उसके अलावा कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि इन दोनों की रेशो बता देगा, N1 बता देगा, N2 पूछ लेगा। तो जैसे E0R अपॉन E0I की वैल्यू बता दी कि इतनी है, और फिर पूछता है कि N1 दे देता है, N2 पूछ लेता है, या N2 देगा N1 पूछेगा। तो इस फॉर्मूले को सिंपली यूज करें, आपको आसानी से पता चलेगा कि क्या होगा। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखें कि अगर ट्रांसमिटेड वाले के लिए पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करें, E0T अपॉन E0I, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देगा, N1 N2 देगा, E0T पूछ लेगा, या E0T और N1 N2 देगा, E0I पूछ लेगा, या इन दोनों की रेशो देगा, N1 देने के साथ साथ N2 पूछ लेगा, तो फिर भी इसी फॉर्मूले को यूज करें। तो काफ़ी इस पर प्रॉब्लम आती रहती हैं इस तरीका की, और ये तो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इस पर देखे गए हैं। रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर रखें, रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला 4N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन देता है कि एक लाइट रेज है, फ्री स्पेस से जाती है और ऐसे माध्यम में जाती है जहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट करें। तो क्या करना है, N1 की वैल्यू को 1 ले लें फ्री स्पेस में, और N2 1.5 दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व कर लें, 1 माइनस 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5 और पूरे का होल स्क्वायर, रिफ्लेक्टेंस हो जाएगा। और ट्रांसमिटेंस में सदा याद रखें कि R प्लस की वैल्यू 1 होती है, तो अगर आप रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 में से घटा दें, वो ट्रांसमिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। ये याद रखें कि R प्लस की सदा जो है वो 1 होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि या तो लाइट जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है टकराने के बाद में वेव की, तो या तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में जाती है या ट्रांसमिटेड में जाती है। तो ये इसके ऊपर कंसेप्ट बेस है। लगातार क्वेश्चंस इस पर देखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि हाँ सबसे ज़्यादा बार इस पर क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्टेंस वाले पे। इसको तैयार रखें। उसके साथ साथ मैंने गेज के 2 फॉर्मूले इसमें लिखे हैं, इस पे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, लॉरेंज गेज की कंडीशंस पूछ लेता है, और इस पे देखें क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं और कैसे फर्दर आ सकते हैं। मैं 2 एस्पेक्टों पे बात कर रहा हूँ, क्या क्या आ चुका है और क्या क्या आने वाला है। मीन्स आपको जो चीज़ें आ गई हैं उससे आगे फर्दर कैसा सोचना है। ये आया है कि डेल वी अपॉन डेल टी दे रखा है, वी जो है यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल है, ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है, ये लॉरेंज गेज की कंडीशंस है। लॉरेंज गेज जो होती है वो बेसिकली सेपरेट करती है ए और फाई की इक्वेशंस को, ये भी याद रखें। तो उसके साथ साथ क्या है कि जब ये हम कंडीशंस लगा देते हैं और हमें डेल फाई अपॉन डेल टी की वैल्यू दे देता है तो डाइवर्जेंस ये पूछ लेता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें और इसको इधर ले जाएं, उसके बाद आसानी से आंसर मार्क कर दें। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि डाइवर्जेंस ये दे रखा था और ये भी पूछ रखा था। वी को कई बार फाई से भी दिखा देता है, इससे घबराएं नहीं, वो एक ही बात है, सिंबल बदल जाते हैं कई बार। तो डाइवर्जेंस से हमें दे रखा था, तो डाइवर्जेंस ए जब हमें पता है तो उसके साथ साथ क्या करें, डाइवर्जेंस ए की वैल्यू को यहाँ पुट करें, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल वी अपॉन डेल टी बराबर 0 में रखें, डी टी को इधर ले आएँ, म्यू एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दें, डी वी को दूसरी तरफ ले जाएं, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें, आसानी से आप आंसर मार्क कर देंगे। इस पर क्वेश्चंस देखे गए हैं। उसके साथ साथ क्या करें कि ए और वी या इसे फाई के टर्म्स में दे देगा, ए और फाई की वैल्यू देगा और कहेगा कि लॉरेंज गेज की कंडीशंस जो है वो मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही। तो इस कंडीशंस में पुट कर दें दोनों वैल्यूओं को, डाइवर्जेंस ले लें ए का और डेल वी अपॉन डेल टी कर लें, और अगर ये कंडीशंस जो है फुलफिल होती है तो कहते हैं कि लॉरेंज गेज कंडीशन ओबे हो रही है, अदरवाइज कहते हैं नहीं हो रही। कूलाम गेज की कंडीशंस याद रखें, डाइवर्जेंस ए 0 है, 4 ए दे देगा हमें वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू और कहेगा इनमें से बताइए किन के अंदर कूलाम गेज की कंडीशन ओबे हो रही है। तो क्या करें कि जो ए की वैल्यू हमें दे रखी है उन्हें डाइवर्जेंस ए के फॉर्मूले में देख लें, जिसमें डाइवर्जेंस ए की वैल्यू जिनमें 0 आती रहेंगी उनमें कंडीशंस ओबे होगी, और जिनमें नहीं आएगी उसमें कहेंगे कि जो हमारी कूलाम गेज है उसकी कंडीशन ओबे नहीं हो रही। तो कूलाम गेज की कंडीशंस पे क्वेश्चंस, लॉरेंज गेज की उस पर कंडीशंस, जैसे ए और फाई हमें दे देगा या इसे फाई की बजाय वी लिख देगा और हमसे पूछेगा कि इन कंडीशनों में बताएं लॉरेंज गेज और कूलाम गेज दोनों की कंडीशन जो है ओबे हो रही है। तो पहले क्या करें कि लॉरेंज गेज देख लें और उसके बाद में इससे डाइवर्जेंस ए की वैल्यू को देख लें, तो ये उसके साथ साथ हमें पता चल जाएगा कि ये ओबे हो रही हैं, कंडीशंस नहीं हो रही। तो लगातार क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं लॉरेंज और कूलाम गेज पे, इसको अच्छे से तैयार रखें। उसके साथ साथ कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपगेट करती है तो वेलोसिटी होती है √2 ओमेगा अपॉन म्यू
सिग्मा, ये जो हमारी कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या करता है, ओमेगा दे देता है, म्यू दे देता है, सिग्मा दे देता है, तो वेलोसिटी पूछ लेता है। कई बार माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता है, तो n बराबर c/v लगा दें, v पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लें और फिर n निकाल लें। साथ साथ डिपेंडेंसी भी पूछता है, जैसे क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी पे जो है वेलोसिटी निर्भर करती है, माध्यम कैसा है। तो कंडक्टिंग माध्यम में जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है वेलोसिटी, बाकी में नहीं करती, ये भी याद रखें। साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है, इन पे डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेलोसिटी ओमेगा के लीनियर फंक्शन है या पावर हाफ पे निर्भर करती है। इस तरीका से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। वी की वैल्यू जो है वो म्यू की पावर -½ और सिग्मा की पावर -½ पे निर्भर करती है, या ये कहेगा कि जो वेलोसिटी है इनमें से कौन से पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती। इस तरीका के क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी ओमेगा म्यू सिग्मा पर निर्भर करती है, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन पर निर्भर करती है, या केवल ओमेगा म्यू पर निर्भर करती है, या म्यू सिग्मा पर केवल निर्भर करती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो वेलोसिटी है वो इन करैक्टरों पर निर्भर कर रही है, ओमेगा पे, म्यू पे और सिग्मा पे। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है ईएम वेव की, म्यू जो है परमेबिलिटी है माध्यम की, और सिग्मा कंडक्टिविटी है। तो ये ध्यान रखें। तो इस तरीका से क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। इसकी डेप्थ का फॉर्मूला होता है √2/μ सिग्मा ओमेगा। म्यू देता है, सिग्मा देता है, ओमेगा देता है, इसकी डेप्थ पूछ लेता है। सिंपली ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। साथ साथ इसकी डेप्थ को ये पूछ लेता है कि इसकी डेप्थ किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये भी म्यू सिग्मा ओमेगा पर निर्भर कर रही है, तो ये हमारा आंसर यही होगा। इसमें भी इसकी डेप्थ किन किन पर निर्भर करती है। इसकी डेप्थ की कई बार डायमेंशन पूछ लेता, तो याद रखें इसकी डेप्थ की डायमेंशन मीटर होगी, तो ये भी ध्यान रखें। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है वो √Ω/μ/सिग्मा होता है। ओमेगा म्यू और सिग्मा देगा, करेक्ट इम्पीडेंस कैलकुलेट करा लेगा, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखें। इसके साथ साथ इस पर ये भी याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो कंडक्टिविटी के जो पावर है उस पर -½ पे निर्भर करता है। अगर माध्यम की कंडक्टिविटी बढ़ती है तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो घटती है। तो ये इस तरीका के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कोई वेव है, अगर वो कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है और ऐसे माध्यम में जाती है जहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सिग्मा अगर बढ़ता है तो जेड जो है वो हमारा घट जाएगा। साथ साथ ओमेगा और म्यू पे भी निर्भर करेगा। कई बार म्यू और सिग्मा दोनों दे सकता है, और μ/सिग्मा से फिर तय होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो अप्लाइड क्वेश्चंस पर जरूर सोचते रहें, उससे ही आपको जो है सफलता मिलेगी। साथ साथ जो हमारा फेज है ई और एच में, उसका फॉर्मूला होता है ½ tan 1 सिग्मा/एप्सिलॉन ओमेगा। इस पर क्वेश्चन आता रहता है। जैसे कहता है एक परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम में उसमें ई और एच में फेज कितना होगा। तो सिग्मा की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हम लें तो ये इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, इसे 10π/2 लिख देंगे तो फेज डिफरेंस π/4 हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा गया है। तो ये चारों फॉर्मूले जो है कंडक्टिंग मीडिया के इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से तैयार रखें, इन पे अप्लाइड क्वेश्चन जरूर करके चलें, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये इसमें हमारी जो इनफाइनाइट जो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, 2 दे रखी हैं। इस पर जो कंडक्टिविटी है इसकी वो सिग्मा है, इसकी -सिग्मा है। फिर पूछता है कि जो हमारी सरफेस चार्जेस की अगर सिग्मा और -सिग्मा की ये 2 प्लेट हैं, इन जो हमारी इनफाइनाइटली ये नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है, तो पूछता है कि ई बताएं मध्य में कितना होगा, इधर कितना होगा, इतना कितना होगा। इस तरीका के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं कई बार। तो इसमें क्या करें कि एक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण वो होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इधर की तरफ होगी उसकी दिशा, माइनस वाले के कारण भी इधर की तरफ होगी। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्योंकि पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेज जाती हैं तो दिशा इधर होगी, नेगेटिव की तरफ को जाती हैं तो भी दिशा ये होगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इधर की तरफ यहाँ पे देखेंगे हम तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगी, इसके कारण इधर जाएंगी, तो कैंसिल आउट होकर ये 0 हो जाएगा। और इसमें ये भी याद रखें कि 2 प्लेटों की बजाय 3, 4, 5 प्लेटों पर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम की हुई हैं, उस तरीका की प्रॉब्लम भी कर लें। यहाँ से भी क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। उसके साथ साथ हमारा मेलस लॉ पे क्वेश्चंस देखे गए हैं। आई जो है प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ एनालाइजर के बीच जब ईएम वेव जो है पोलराइज लाइट गुजरती है और प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल थीटा होता है, तो इंटेंसिटी जो होती है, अगर शुरू में इंटेंसिटी जब वो अंदर आई थी, अगर उसकी इंटेंसिटी I0 थी मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो थीटा एंगल के बाद में उसकी इंटेंसिटी I0 cos² थीटा होगी। ये होगी हमारी जब फुल पोलराइज लाइट है, और ½ I0 cos² थीटा होगी अनपोलराइज लाइट के, क्योंकि अनपोलराइज लाइट में जो इंटेंसिटी है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब उसका एवरेज लेते हैं इंटेंसिटी का
तो हाफ आ जाता है, तो इसलिए यहाँ हाफ आई नॉट cos स्क्वायर थीटा होगा। इन दोनों पे क्वेश्चन करके चले, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, लगातार क्वेश्चंस आते हैं। एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन है उस पर लगातार क्वेश्चंस देखा जाता है, 1/4πε0 पावर रेडिएटेड का P0 स्क्वायर ओमेगा की पावर 4/3c³। इस पर क्या है कि इस पर डिपेंडेंसी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन में अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से 2 ओमेगा कर दें तो पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओमेगा की पावर 4 पर निर्भर कर रही है पावर। अगर 2 ओमेगा होगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 टाइम्स पावर ज़्यादा रेडिएट करेगा। तो या ये कहेगा कि पावर पर डिपेंडेंसी बताएं फ्रीक्वेंसी की क्या है, तो ओमेगा की पावर 4 सीधा मार्क करें। तो लगातार क्वेश्चन पूछता है, P0 पर निर्भर करता है। P0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है। ये भी देख लें कि डिपेंडेंसी P0 स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 इन दोनों पर निर्भर करती है। तो इस पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा लार्मर फॉर्मूले पे पूछता है क्वेश्चंस, P बराबर 1/4πε0 2/3 Q स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन C³। इस पर क्वेश्चंस बहुत बार आता है। जैसे क्या कहता है कि यहाँ पे Q है चार्ज और A है हमारा एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले से पता चलता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो पावर रेडिएट करता है। इसी फॉर्मूले पे जो है वो पूरा का पूरा वो रहता है, जो एक्सेलरेटेड कंसेप्ट है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज हैं वो पावर रेडिएट करते हैं, मीन्स एनर्जी का रेडिएशन करते हैं। जब भी रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी में ये था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा और पावर रेडिएट करेगा, तो उसकी एनर्जी घटती जाएगी। फिर स्टेशनरी ऑर्बिट कंसेप्ट आया, लेकिन मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या क्या आ चुका है। कहता है कि एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, Q है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, बताएं उसका पावर रेडिएशन क्या होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा अगर V कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, पावर रेडिएशन 0 होगा। तो जो पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं तो उनका जो पावर रेडिएशन है वो हमारा 0 रहता है। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी वाले के एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से रहता है। उसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर चार्ज Q है और एक चार्ज उसे -Q से रिप्लेस किया जाए, तो चाहे चार्ज Q हो चाहे -Q हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम जब रख के देखेंगे तो Q और -Q में जब स्क्वायर लेंगे तो दोनों जो है स्क्वायर में सेम हो जाएंगे, तो Q और -Q दोनों में पावर रेडिएशन सेम रहेगा। तो ये भी ध्यान रखें कि वो कहता है कई बार कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, पावर रेडिएटेड बताएं क्या होंगी। तो जब उनका दोनों का एक्सेलरेशन जो है सेम है और एक्सेलरेशन सेम होने के साथ साथ चार्ज उन पे Q और -Q हैं, तो यहाँ पे Q स्क्वायर A स्क्वायर पर पावर रेडिएटेड निर्भर कर रही है। तो Q और -Q का जब स्क्वायर करेंगे तो सेम रहेगा, इस पॉजिटिव हो जाएगा। A सेम है तो पावर रेडिएटेड भी सेम होगा। क्वेश्चन आ चुका है, गेट में आ चुका है क्वेश्चन इसी पे। उसके अलावा ये भी याद रखें कि सपोज किया वो कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक पार्टिकल प्रोटॉन है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, बताएं पावर रेडिएटेड किस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होगा प्रोटॉन से वो ट्वाइस होता है, तो क्या होगा उस केस के अंदर जो पावर रेडिएटेड है वो हमारा 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के मुकाबले। है जो हमारा ये क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो 2e होता है, यहाँ पे चार्ज e होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन सेम है तो फिर उसी पे के हिसाब से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा अल्फा पार्टिकल में। तो इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीक़ा से जो प्रॉब्लम है इस पर पूछी जाती है रेगुलर इंटरवल पे। Q और A की वैल्यू देगा, जैसे कहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज Q है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 2a है, एक पार्टिकल चार्ज Q है उसका एक्सेलरेशन A है, बताएं पावर की रेशो क्या होगी। तो पावर जो है वो जो इमिट हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहा है वो Q स्क्वायर A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उसी हिसाब से देख लें। अगर एक्सेलरेशन दूना है चार्ज सेम है तो 4 टाइम्स जो है पावर ज़्यादा रेडिएट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको एक दिशा भी देगी वीडियो और आपको रिवाइज भी करेगी। तो उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी थी उनके लिए रिवीजन वीडियो थी, जिन्होंने ये नहीं पढ़ी थी उन्हें एक दिशा थी कि इस तरीक़ा की जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूछी जाएंगी और इस तरीक़ा से आप मेंटली प्रिपेयर रहें। खासतौर से नए स्टूडेंट्स के लिए, पुरानों के लिए रिवीजन का काम करेगी क्योंकि उन्हें बहुत सारे कंसेप्ट इसके पता भी होंगे, लेकिन उनका रिवीजन कराएगी। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार दे रहे हैं या जिनका भी विजन बहुत क्लियर नहीं हुआ है कंपटीशंस की दुनिया में, उनके लिए निश्चित तौर से राह दिखाने वाली वीडियो सिद्ध होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कुछ और वीडियो मैं अपलोड करूंगा। लगातार कंपटीशंस के लिए आपको गाइडेंस और मोटिवेशन यहाँ से मिलता रहेगा चैनल से। तो इस चैनल के कंटेंट को शेयर करते रहें और लगातार इस जो चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सभी गांव के उन बच्चों को डेडिकेट हैं जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं। कोशिश करें कि उन बच्चों तक ये पहुँचें जिससे मेरा मिशन पूरा हो सके। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।